अच्छा जी, पिछली क्लास में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। और अब आज का जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन जो है वो रिलेटेड टू reactions of copper 2 and cobalt 2 ions। और इसमें ये कभी कोबाल्ट को निकाल देते हैं, मैं यही सिलेबस में ही चेक कर रहा हूँ। आपने 2021 का जो पेपर देना है उसमें राइट, ये रिएक्शन ऑफ कॉपर 2 आयन है। और जो नया सिलेबस है उसमें फिर कोबाल्ट 2 आयन निकाल दिया है, लेकिन बहरहाल अभी मैं आपको कॉपर 2 आयन के रिएक्शंस करवा रहा हूँ। देखिए, कॉपर सल्फेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अब तक की जो आपकी एएस की नॉलेज है या ओ लेवल की नॉलेज है वो ये कहती है कि कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म, तो कॉपर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व होगा और ये डिसॉल्व होके फॉर्म करेगा कॉपर आयन और सल्फेट आयन। ये एक कॉमन बात है जो आप सब जानते हैं। लेकिन अब A2 में जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली वो ये है कि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं दे हैव एन एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और जब ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है। तो होता यह है कि जैसे ही आप कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या करता है? वो करता ये है कि कॉपर आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब ये है कि नाउ ऑनवर्ड आप कॉपर 2 आयन एक्वस नहीं लिखेंगे, आप उसकी जगह किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमेशा वो ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और ओवरऑल जो भी चार्ज होगा वो चार्ज उसका उसके ऊपर मौजूद रहेगा। जैसे अगर आप कोबाल्ट सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते तो यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाता। और इसी तरह से अगर आप डिसॉल्व करते यहाँ पर आयरन 2 सल्फेट को और वो वाटर में डिसॉल्व होता और आप आयरन 2 एक्वस लिखते, तो अब आप आयरन 2 एक्वस नहीं लिखेंगे बल्कि आप आयरन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और ओवरऑल चार्ज लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन मेटल आयन जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं और वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये होता है कि वो ट्रांजिशन मेटल आयन 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है। तमाम के तमाम ट्रांजिशन मेटल आयन जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो इसी तरह का कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो नाम है वो है हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन। हेक्सा एक्वा, हेक्सा फॉर 6, एक्वा फॉर वाटर मॉलिक्यूल और कॉपर 2 आयन, ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। अब हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर जैसे मैंने कहा कोई और ट्रांजिशन मेटल आयन होगा तो वो ट्रांजिशन मेटल आयन भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा।
नाउ ऑनवर्ड जब भी आप ट्रांजिशन मेटल आयन का रिएक्शन लिखेंगे किसी के साथ भी, तो ट्रांजिशन मेटल आयन व्हेनेवर डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स है जैसे मैंने लिखा है यहाँ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन। अब अगर यहाँ पर कोबाल्ट होता तो ये कोबाल्ट 2 आयन कहलाता, अगर यहाँ पे आयरन 2 होता तो ये आयरन 2 आयन कहलाता, अगर यहाँ आयरन होता आयरन 3 तो ये आयरन 3 आयन कहलाता। लेकिन ये जो हेक्सा एक्वा है ये फिक्स्ड है, और जब भी आप कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसी तरह से ये हेक्सा एक्वा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब जो आपका सॉल्यूशन होता है हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन का, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है, और ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये ब्लू सॉल्यूशन जो है ये कॉपर 2 आयन का सॉल्यूशन है, जो कि आपको नॉर्मली पता है कि कॉपर 2 सल्फेट का आप सॉल्यूशन जब देखते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विच कंपाउंड is responsible for blue color in the solution of copper 2 ion, तो वो फॉर्मूला आप ये वाला लिखेंगे जो मैंने ऊपर लिखा है CuH2O taking 6 overall 2 positive charge hexa aqua copper 2 ion। ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है which is responsible for blue solution। ऑल्दो कि आपको एएस में और ओ लेवल में ये बताया जाता था कि कॉपर 2 आयन का सॉल्यूशन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, लेकिन A2 में अब आप थोड़ा और रियलिस्टिक हो गए, थोड़ा और सही कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, और वो ये है कि कॉपर 2 आयन या कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन फ्री आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होता है। और अगर आपसे सवाल आता है कि विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू सॉल्यूशन, तो ब्लू सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड ये है कॉपर के साथ H2O टेकिंग 6 ओवरऑल चार्ज 2 पॉजिटिव। अब अगला सवाल ये है कि अगर आप इस कॉपर के ब्लू सॉल्यूशन के अंदर NaOH डालते हैं, ये आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं या आपने कम से कम थ्योरी में ओ लेवल में जरूर पढ़ा है कि जब आप कॉपर के ब्लू सॉल्यूशन में NaOH डालते हैं तो ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर 2 आयन का जो होता है, जो हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन का सॉल्यूशन है ये वाला, अगर आप इस ब्लू सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन डालते हैं, नाउ OH नेगेटिव आयन इज अ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड, और हमेशा ये ऑब्जर्व किया गया है कि कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा स्ट्रॉन्गर लाइगेंड जो होता है वो वीकर लाइगेंड को डिस्प्लेस करता है। स्ट्रॉन्गर लाइगेंड यहां पे लिखा है मैंने ये कि स्ट्रॉन्गर लाइगेंड्स रिप्लेस करते हैं वीकर लाइगेंड्स को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स आयन, और इसे कहा जाता है लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। कहलाता है लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, या इसे लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ये लाइगेंड एक्सचेंज या लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और लाइगेंड एक्सचेंज या लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि OH नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्गर लाइगेंड है, आपको मैंने कहा था कि दो वीकर लाइगेंड होते हैं, एक वाटर और एक क्लोराइड, ये वीक लाइगेंड है। इसके अलावा जो बाकी लाइगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर लाइगेंड होते हैं। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन जो कि स्ट्रॉन्गर लाइगेंड है, ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है, और दो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं यहाँ पर, और ये दो OH आयन आकर यहाँ पर कॉपर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और OH का चार्ज -1 होता है, तो दो OH का मतलब -2 हो गया, और कॉपर यहाँ +2 है, इसलिए आप देखें इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर अब ओवरऑल चार्ज 0 है। और इसके साथ स्टेट सिंबल सॉलिड लिखा हुआ है,
तो ये वो कंपाउंड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू प्रेसिपिटेट्स। अगर आपसे सवाल किया जाता है कि विच कंपाउंड, राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू प्रेसिपिटेट्स अपॉन एडिशन ऑफ NaOH इन कॉपर टू आयन सॉल्यूशन, तो वो ये कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CuH2O taking 4 OH taking twice। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसमें 2 OH ग्रुप हैं, तो ये डाइहाइड्रोक्सी, और इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो ये टेट्रा एक्वा, और फिर कॉपर 2। तो डाइहाइड्रोक्सी टेट्रा एक्वा कॉपर 2 इस कंपाउंड का नाम है, और ये कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लू प्रेसिपिटेट। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये इक्वेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पेपर में आता रहता है, और आप इस क्वेश्चन को जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, सवाल पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो हमेशा ट्रांजिशन मेटल आयन में कॉम्प्लेक्सेस में जब भी लाइगेंड एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं तो इसे लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन कहलाता है ये। और हमेशा इसमें या तो कलर चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, या सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, या प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इस किस्म की कोई भी बात हो सकती है। अच्छा, ये रिएक्शन तो हमने लिखा वो NaOH के साथ था। अब आप चाहे फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH डालें या एक्सेस ऑफ NaOH डालें, कॉम्प्लेक्स विल रिमेन सेम, ब्लू प्रेसिपिटेट्स विल रिमेन सेम। तो ब्लू प्रेसिपिटेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे तो उसके अंदर जितना कॉपर आयन होगा वो सारा का सारा कॉपर आयन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में यानी ब्लू प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो ये है कि आपने कॉपर आयन के इस सॉल्यूशन में अमोनिया डाला। अब अमोनिया के 2 रिएक्शंस आपको AS में पढ़ाए गए थे। AS के प्रैक्टिकल में आपने 2 रिएक्शंस किए थे, अमोनिया एक्वस के साथ फ्यू ड्रॉप्स, और फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ अमोनिया। दोनों के जो रिजल्ट्स थे वो अलग अलग थे। आज हम उसी बात को डिस्कस करेंगे कि वहां पर जो कलर चेंज आता है वो क्यों आता है। जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालते हैं तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि वाटर एक्सेस में है और अमोनिया के फ्यू ड्रॉप्स आपने डाले हैं, तो अमोनिया जो है वाटर से रिएक्ट करता है एंड OH नेगेटिव आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस, very smaller concentration of OH negative ion is produced because ammonia is a weak base। और आपने few drops डाले हैं, concentration of ammonia बहुत कम है solution के अंदर, लिहाजा OH negative ion जो बनेगा वो भी low concentration में बनेगा। और फिर जैसे ही आप few drop डालते हैं तो OH negative ion बनता है, और OH negative ion जो है वो OH negative ion जो है वो कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करता है, और यही फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये वही रिएक्शन है जो आपने NaOH के साथ किया था। तो NaOH के साथ भी यही प्रोडक्ट बनता है ब्लू प्रेसिपिटेट, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया के साथ भी यही प्रेसिपिटेट बनते हैं, क्योंकि फ्यू ड्रॉप ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन, और ये OH नेगेटिव आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करता है, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होता है और ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म। लेकिन अब अगर आप इसी ब्लू प्रेसिपिटेट में एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड करें, तो आपने ओ लेवल में और फिर AS में ये पढ़ा था कि एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होता है कि अगेन लाइगेंड एक्सचेंज विल अकर, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड। तो आपने ये पढ़ा था कि वो जो ब्लू प्रेसिपिटेट से वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएंगे, एंड वी गेट अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन।
ब्लू प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएंगे, एंड वी गेट अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। और उसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है, ये इक्वेशन है जो आपको नजर आएगी कि ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है जो कि ब्लू प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। आपने इसमें अमोनिया डाला, अब यहां पर लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा एंड अ न्यू कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। और इस न्यू कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर 2 आइन, and this compound is responsible for dark blue solution. ब्लू सॉल्यूशन में हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइन था, ब्लू प्रेसिपिटेट का फार्मूला अलग है और डार्क ब्लू सॉल्यूशन का फार्मूला अलग है। अब आप जितना अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होता जाएगा और उसकी जगह अमोनिया आता जाएगा और कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो मजीद डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली होता यह है कि जब आप ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया डालते हैं तो ब्लू प्रेसिपिटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू सॉल्यूशन। और ये डार्क ब्लू सॉल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है वो ये टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर 2 आइन। तीसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि आपने ब्लू सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया डायरेक्ट डाल दिया, पहले बात मैंने बताई थी कि आपने ब्लू सॉल्यूशन में पहले फ्यू ड्रॉप डाले अमोनिया के और फिर एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो है वो ब्लू सॉल्यूशन लिया और इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दिया डायरेक्टली, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा एक्सेस ऑफ अमोनिया में कि अगेन डार्क ब्लू सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन अब ये डायरेक्ट बनेगा, यानी ब्लू प्रेसिपिटेट का स्टेज ही नहीं आएगा। जब आपने अमोनिया डायरेक्टली एक्सेस में डाल दिया तो फिर अमोनिया जो है वो लाइगेंड एक्सचेंज करेगा और फिर ये डार्क ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। और इस डार्क ब्लू सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड वही है जो कि टेट्राअमाइन डाई एक्वा कॉपर 2 आइन। ये कंपाउंड डार्क ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर यानी वही जो हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइन का सॉल्यूशन है, अगर आप कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर HCl या NaCl एक्वस डालें कॉन्सेंट्रेटेड, यानी क्लोराइड आयन आप इसके अंदर अगर डालें। अच्छा, वैसे आप जानते हैं कि क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों वीक लाइगेंड हैं, लेकिन अगर आप कॉपर आयन के सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन एक्सेस में डालेंगे तो ऑब्जर्व किया गया है कि यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और जब क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये इक्विलिब्रिया राइट साइड पे शिफ्ट होता है और एक नया कॉम्प्लेक्स आयन बनता है जिसका नाम है टेट्राक्लोरोक्यूपरेट 2 आयन। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्राक्लोरोक्यूपरेट 2 आयन। और आप जैसे जैसे क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने पर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है CuCl4। और ये इटसेल्फ येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। कॉपर टेट्राक्लोरोक्यूपरेट 2 आयन जो है ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। येलो कलर का सॉल्यूशन ये होता है
और इसमें क्या होता है कि लीच चैटलियर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पर क्लोराइड और वाटर दोनों वीक लाइगेंड है, लेकिन ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन, ड्यू टू ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये इक्विलिब्रिया राइट साइड पे शिफ्ट करता है। और जब आप कॉपर के ब्लू सॉल्यूशन में क्लोराइड डालना शुरू करते हैं तो सॉल्यूशन ब्लू से पहले ग्रीन होता है। इसकी वजह यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से ब्लू यानी कॉपर का एक्वस आयन वाला सॉल्यूशन भी मौजूद रहता है और टेट्राक्लोरोक्यूपरेट आयन भी वहां मौजूद होता है। तो येलो और ब्लू सॉल्यूशन मिलकर अपीयरेंस जो आती है वो ग्रीन कलर की आती है। यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जब आप कॉपर के एक्वस आयन में ब्लू सॉल्यूशन के अंदर जब एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन डालेंगे तो सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि कुछ ब्लू सॉल्यूशन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉपर का, जो कि येलो सॉल्यूशन की फॉर्म में है। तो कुछ यहाँ येलो सॉल्यूशन होगा, कुछ यहाँ ब्लू सॉल्यूशन होगा, और फिर ये दोनों मिलकर अपीयरेंस आपको ग्रीन देंगे। इन दोनों की अपीयरेंस जो है वो ग्रीन होगी। मैंने बेटा यहाँ लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन होगा तो ये कहानी होगी। अब इसमें आप मुझसे वो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं जो जिसपे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो आपको मैंने बात बता दी कि क्या रिएक्शन होगा। हाँ, अब अगर फर्ज करें कि इस ग्रीन सॉल्यूशन के अंदर आप वाटर ऐड करना शुरू करें, जब आप इस ग्रीन सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करना शुरू करेंगे तो वाटर ऐड करने पर क्या होगा? वाटर ऐड करने पर जो है ये इक्विलिब्रिया अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल, अगर आप इधर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जब ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि वो जो सॉल्यूशन था, जो कि ये येलो सॉल्यूशन था कॉपर टेट्राक्लोराइड का, अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से ये ग्रीन अपीयरेंस देना शुरू कर देगा। तो आप रिएक्शन की डायरेक्शन में कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके रिएक्शन की डायरेक्शन को आगे पीछे कर सकते हैं। यहां पर ली चैटलियर प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो। ठीक है जी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये होपफुली आपको बात समझ में आ गई है। भाई मैं क्या बताऊं, एक तो देखिए मुझे ये मैसेजेस देना समझ में नहीं आता। आप अपने प्रॉब्लम को अगर माइक आप अपना ऑन करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, वरना नो और यस का मतलब मुझे समझ में आ नहीं रहा। अच्छा जी, अब अगर हम कोबाल्ट की बात करें
अगर अब हम कोबाल्ट टू आयन की बात करें, अभी हमने कॉपर टू आयन के रिएक्शंस देखे थे, कोबाल्ट टू आयन के रिएक्शंस भी बिल्कुल सेम होते हैं, सेम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, बस सिर्फ कलर का डिफरेंस होता है। अब जैसे कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी इसी तरह से हेक्सा एक्वा आयन की फॉर्म में होता है, और 2+ और इस पर एक्वा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट टू आयन। ये हेक्सा एक्वा कोबाल्ट टू आयन होता है। अब अगर आप इस हेक्सा एक्वा कोबाल्ट आयन का ओरिजिनल कलर देखें, जैसे कॉपर वाला जो कॉम्प्लेक्स था वाटर के साथ वो ब्लू कलर का था, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है पिंक कलर का। बेसिक कलर में डिफरेंस आप देखें। अब आप कहेंगे क्या आपको जो है वो सारे कलर याद रखने हैं? यस, कॉपर के और कोबाल्ट के ये कलर्स आपके सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई और आया तो फिर एग्जामिनर आपको कलर के बारे में बताएगा, लेकिन कॉपर और कोबाल्ट दोनों के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और इनके जो लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है और जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अब ये कोबाल्ट टू आयन का एक्वा सॉल्यूशन है, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट टू आयन, और ये ओरिजिनली पिंक सॉल्यूशन होता है, ये पिंक सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अब देखिए जब हमने कॉपर टू आयन के ब्लू सॉल्यूशन में NaOH डाला था तो आपको याद होगा कि ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए थे। इसी तरह से जब आप कोबाल्ट टू आयन के सॉल्यूशन के अंदर NaOH डालेंगे, नेक्स्ट आप इसमें NaOH एक्वस डालेंगे, अगर सॉल्यूशन के अंदर अल्कली ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, यानी कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें जब आप OH नेगेटिव आयन एक्वस ऐड करेंगे उसी तरह से लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, और लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन में कोबाल्ट H2O taking 4, OH taking twice solid। आप देखें जिस जगह कॉपर था वहां हमने कोबाल्ट लिख दिया, रिएक्शन विल रिमेन सेम, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ये डाइहाइड्रोक्सी टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 2, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है या अपीयर होता है इन फॉर्म ऑफ ब्लू प्रेसिपिटेट्स अगेन। तो कॉपर के केस में भी NaOH डालने पर ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है, और अगर आप इसमें जो है ऐड करें कॉपर के केस में, कोबाल्ट के केस में, तो वो भी ब्लू प्रेसिपिटेट बना होता है। ठीक है जी, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तमाम लोग क्लियर हैं? अच्छा, अब यहां पर जो है NaOH के साथ दूसरा रिएक्शन, अगर आप इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दें, अमोनिया एक्वस के साथ क्या होगा? तो अमोनिया एक्वस के साथ होता यह है कि जो प्रेसिपिटेट का कलर है
वो प्रेसिपिटेट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और प्रेसिपिटेट का कलर जो चेंज होता है वो चेंज होता है कि अगर आपने कोबाल्ट के अंदर, कोबाल्ट के सॉल्यूशन के अंदर, ये एक्वस आयन का सॉल्यूशन है और आपने इसमें अमोनिया डाला, तो ये अमोनिया एक्वस जो है जब आप अमोनिया डालेंगे इसमें तो अगेन लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा और कोबाल्ट जो है उसमें ये सारे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और इसके बाद जो है ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स का नाम है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 2 आयन। और ये जो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 2 आयन है ये ब्राउन सॉल्यूशन फॉर्म करता है। अब ये कलर चेंज हो, ये ब्राउन सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो कलर जो है वो डिफर कर रहा है, ब्राउन कलर आ रहा है यहाँ। अच्छा, ये जो ऊपर का सवाल था, NaOH के साथ इनिशियली पिंक प्रेसिपिटेट ही बनता है लेकिन वो बाद में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्चुअली इसका आंसर ब्लू प्रेसिपिटेट ही है। और यहाँ पर ये जो हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 है ये ब्राउन सॉल्यूशन, या इसको चॉकलेट ब्राउन भी कहते हैं, तो ये चॉकलेट ब्राउन सॉल्यूशन फॉर्म होता है अमोनिया के साथ, और इसका फार्मूला जो रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है वो ये है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में NaCl या HCl डालें कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे हमने किया था कॉपर के साथ, यहां पर भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्लोराइड के साथ और सेम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है COCl4 2 नेगेटिव एक्वस, और इसके साथ साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है अगेन अ लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन विल अकर, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। नाउ दिस इज ब्लू सॉल्यूशन, यानी यहां पर ये सॉल्यूशन पिंक कलर का था और ये पिंक से कन्वर्ट हो गया ब्लू सॉल्यूशन। ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है और इस लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन में इसी तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जनाब आपके सामने जो मैंने बात डिस्कस की है ये इनके कॉम्प्लेक्स आयन के कलर्स हैं। अब आप इसमें देख लीजिए, किसी किस्म का कोई आपको कंफ्यूजन है तो बताइए। इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ाने वाली बात नहीं है, डेफिनेटली ये फार्मूलाज और इनके कलर्स आपको याद करने हैं, लेकिन इसमें एक बेसिक बात यही है कि ये तमाम के तमाम रिएक्शंस जो हैं वो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस कहलाते हैं, और इसमें यही होता है कि जो स्ट्रॉन्गर लाइगेंड होता है वो वीकर लाइगेंड को रिप्लेस करता है। बस क्लोराइड में ये होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से
क्लोराइड के केस में हम जब क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये जो है आपके सामने इसका डिस्कशन था। अब इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको मैं ट्रांजिशन मेटल आयन के एक दो रिएक्शंस बताऊंगा जो कि हम इस्तेमाल करेंगे redox reactions used to measure amount or percentage of iron in the iron sample। नेक्स्ट में आपको, ऑल्दो कि ये काम भी आप प्रैक्टिकल में कर चुके हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन यूज्ड टू मेजर अमाउंट और परसेंटेज ऑफ आयरन इन द आयरन सैंपल। दो सॉल्यूशंस हैं जिनको आप आयरन की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 एक्वस KMnO4, जो कि आप सब जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा हम एक्वस K2Cr2O7 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 और K2Cr2O7 both are used as oxidizing agent। रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन आपको मेमोराइज करना है कि KMnO4 में जो MnO4 नेगेटिव आयन है ये 5 आयरन 2 के साथ रिएक्ट करता है इन एसिडिक कंडीशन, और ये MnO4 नेगेटिव टर्न्स टू Mn2 पॉजिटिव, और ये आयरन 2 जो है इट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म आयरन 3 पॉजिटिव, और इसके बाद 4H2O यहां पर रिलीज होता है। यहाँ MnO4 एक्वस होता है, आयरन 2 एक्वस होता है, H पॉजिटिव आयन एक्वस, Mn2 पॉजिटिव आयन एक्वस एंड आयरन 3 आयन एक्वस। ये वो इक्वेशन है जो आपको मेमोराइज करनी है जी। डेटा बुकलेट में भी हैं। डेटा बुकलेट में तो अलग अलग इक्वेशंस होंगी, हाफ इक्वेशंस होंगी, वो तो आपको मिला के लिखनी होगी, लेकिन ये इक्वेशन रिकमेंडेड है कि आपको याद होनी चाहिए। और इस इक्वेशन में आपको रेशो मालूम होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ आयरन 2। 1:5 का रेशो होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। जब भी आपको आयरन की परसेंटेज निकालनी होगी किसी आयरन सैंपल के अंदर, किसी आयरन ओर के अंदर, किसी आयरन की टैबलेट के अंदर, तो आप ये टाइट्रेशन के जरिए से कर सकते हैं। और ये KMnO4 की टाइट्रेशन ऑलरेडी आप अपने AS के सिलेबस में परफॉर्म कर चुके हैं, और ये रिएक्शन भी आप परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन 2 जो है ये एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर आयरन 2 एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। तो जब आप KMnO4 आयरन 2 के सॉल्यूशन में ऐड करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता KMnO4 का जो सॉल्यूशन है वो डीकलराइज होना शुरू हो जाता है। KMnO4 का सॉल्यूशन डीकलराइज होना शुरू होता है। अच्छा, एक बात, एक तो ये रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन जो है
वो डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन है। डाइक्रोमेट आयन का और आयरन का जो रेशियो है वो 1:6 का होता है। 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन जो है वो रिएक्ट करता है विद 6 मोल ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव आयन, और ये प्रोड्यूस करता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन एक्वस। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है 6 आयरन 3 पॉजिटिव एक्वस, और इसके अलावा 7H2O लिक्विड यहां फॉर्म हो। इस रिएक्शन में भी आयरन 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहां पर जो रेशियो है वो 1:6। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इन दोनों रिएक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आयरन इन द आयरन सैंपल। अब मैं आपको वो प्रोसीजर बता रहा हूं जो आपको पेपर 5 में भी काम आएगा कि हाउ टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ आयरन इन द आयरन सैंपल। फर्ज करें कि मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव 2 ग्राम ऑफ आयरन ओर was dissolved in excess of 100 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid. As a result, iron present in iron ore is converted into iron 2 positive ion. यानी आपने 2 ग्राम लिया आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब ये है कि इसके अंदर आयरन के साथ साथ कोई और इंप्योरिटीज भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने आयरन ओर को डिसॉल्व किया इन 100 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिजल्ट क्या आया कि जितना आयरन प्रेजेंट था इन आयरन ओर, इट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन 2 पॉजिटिव आयन। फिर हमने क्या किया, हमने इसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर टू रिमूव unreacted पार्ट ऑफ ओर। जिसने रिएक्ट नहीं किया, जिसमें आयरन नहीं था, वो आपने फिल्टर करके अलग कर लिया। अब आपके पास जो 100 cm क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ आयरन 2 मौजूद है, क्योंकि आप बाकी सारी इंप्योरिटीज को फिल्टर करके अलग कर चुके। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने 25 cm क्यूब ऑफ आयरन 2 solution was titrated against 0.005 mole per dm cube KMnO4 solution। अब उसमें से हमने जो 100 cm क्यूब था हमारे पास,
उसमें से हमने 25 cm³ ऑफ आयरन 2 सोल्यूशन लिया and iron 2 solution was titrated against 0.005 mole per dm³ KMnO4 solution। तो इसमें 13.5 cm³ of KMnO4 required for complete reaction। अब आपसे सवाल ये है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ आयरन इन आयरन ओर। ये है बेटा पूरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने इस तरह लिखा है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी आपको आयरन की परसेंटेज निकालनी है आयरन ओर के अंदर या आयरन टेबलेट के अंदर या कोई भी आयरन के सैंपल के अंदर, तो आप पहले उसमें एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि जो आयरन मेटल है वो रिएक्ट करके आयरन 2 आयन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इंप्योरिटीज को रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें से 25 cm³ पिपेट आउट किया और उसे टाइट्रेट किया अगेंस्ट KMnO4। इसकी जगह आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जब टाइट्रेशन कंप्लीट हुई, अच्छा शुरू में क्या होगा, जब आप 25 cm³ में KMnO4 डालेंगे तो इनिशियली KMnO4 जो है वो डीकलराइज होगा, क्योंकि KMnO4 जो है वो आयरन 2 से रिएक्ट करेगा। KMnO4 जो है वो आयरन 2 से रिएक्ट करेगा और उसको डीकलराइज कर देगा, क्योंकि KMnO4 रिएक्ट करने के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे जब आप KMnO4 ऐड करते जाएंगे, आयरन 2 उससे रिएक्ट करता जाएगा, एक वक्त आएगा जब आयरन 2 सॉल्यूशन के अंदर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप एक एडिशनल ड्रॉप ऑफ KMnO4 डालेंगे तो अचानक सॉल्यूशन पिंक होगा। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन पहले कलरलेस होगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पिंक एट एंड पॉइंट। ये काम आप प्रैक्टिकली कर चुके हैं। ये एंड पॉइंट पर पिंक हो जाएगा, और ये जो पिंक कलर आता है एंड पॉइंट पर, इट इज ड्यू टू अनरिएक्टेड KMnO4। ये वो KMnO4 है जो अनरिएक्टेड है, क्योंकि अब आयरन 2 अवेलेबल नहीं है। आपको यही मालूम करना था कि कितना आयरन 2 रिएक्ट करेगा। तो अब आपने जैसे ही देखा कि सॉल्यूशन पिंक हो गया, इसका मतलब यह है कि अब मजीद आयरन 2 सॉल्यूशन में नहीं है, यानी आपकी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये है कि 1000 cm³ के अंदर 0.005 मोल KMnO4 के मौजूद हैं। तो फिर 13.50 cm³ में कितने मोल्स होंगे KMnO4 के? तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना KMnO4 आयरन के साथ यूज हुआ। अगर आप में से कोई इसको सॉल्व करके आंसर बता दे। जी, अगर आंसर नहीं है तो फिर इसको आगे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अगर आपसे आंसर सॉल्व नहीं हो रहा तो जिससे हो जाए बाद में कर लीजिएगा। तो जी किसी ने कोशिश तो की है। ओके जी, x की वैल्यू आ रही है 6.75 10⁻⁻5 मोल। ये मोल जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये मोल ऑफ KMnO4 है। अब KMnO4 का और आयरन का जो रेशो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, क्योंकि हमें आयरन की परसेंटेज निकालनी है, तो अब हमें आयरन के मोल निकालने हैं।
इक्वेशन कहती है कि 1 मोल रिएक्ट्स विद 5 मोल, तो 6.75 10 टू द पावर -5 मोल, ये हो जाएगा x। मल्टीप्लाई बाय 5 करें वैल्यू को और आंसर बताएं। अब ये जो मोल्स आएंगे ये मोल ऑफ आयरन होंगे प्रेजेंट इन 25 cm3, और इसलिए कि आपने जो टाइट्रेट किया था आयरन का सैंपल वो 25 cm3 आपने सैंपल पिट आउट किया था। आपने टाइट्रेशन के लिए आयरन का जो सॉल्यूशन लिया था वो 25 cm3 था, तो 3.38 10 टू द पावर -4 मोल, और ये मोल हो गए मोल ऑफ आयरन 2 प्रेजेंट इन 25 cm। तो पहले हमने KMnO4 के मोल निकाले जो टाइट्रेशन में यूज हुए, KMnO4 के मोल से हमने आयरन के मोल निकाले जो 25 cm3 में अवेलेबल है, क्योंकि हमने टाइट्रेशन में 25 cm3 इस्तेमाल किया था। अब 25 cm3 के अंदर अगर 3.38 10 टू द पावर -4 मोल आयरन 2 मौजूद है, तो फिर 100 cm3 में कितना होगा? इट विल बी x। 100 cm3 में कितना होगा? 100 cm3 में इसलिए कि हमने जो आयरन को डिसॉल्व किया था वो 100 cm3 में डिसॉल्व किया था, क्योंकि हमने जो 2 ग्राम ऑफ आयरन लिया था उसको 100 cm3 सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो जो टोटल 100 cm3 है जो हमने आयरन ओर से निकाला है आयरन, उसमें कितना आयरन है। तो ये आ गया 1.35 10 टू द पावर -3 मोल, और ये मोल आयरन 2 पॉजिटिव के मोल हैं प्रेजेंट इन 100 cm3 ऑफ सॉल्यूशन। अब ये आयरन के मोल आ गए। नेक्स्ट इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 56 के साथ, और ये 56 जो है वो AR ऑफ आयरन है। मल्टीप्लाई करें इसको 56 के साथ, ये AR ऑफ आयरन है। इससे आपको आयरन का मास पता चल जाएगा जो 2 ग्राम ओर के अंदर मौजूद है। 0.0756, तो 0.0756 ये ग्राम्स ऑफ आयरन आ गए। और फाइनली परसेंटेज ऑफ आयरन निकालने के लिए 0.0756 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम इंटू 100, ये परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका होता है कि जो मास आपने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय जो आपने आयरन ओर का मास लिया था इंटू 100, ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल। तो 3.78% जो है 3.78% जो है वो आयरन मौजूद है इस आयरन ओर। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से आपको पास्ट पेपर में मिलेंगे जहां एग्जामिनर आपसे आयरन की परसेंटेज कैलकुलेट करने को कहेगा और इसी टाइप का डाटा गिवन है। तो जब आप बुकलेट में आयरन के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। फिलहाल अगर कोई आपका प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। राइट, तो अब बाकी बात इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे।